सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मामलात के हवाले से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो सख्त रिमार्क्स थे कि नवाज शरीफ अवाम और हुकूमत को लंदन में बैठकर धोखा देकर गए हैं। साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की जानिब से यह भी कहा गया कि वहां पर वो बैठे वो इस निज़ाम पर, अवाम पर, हुकूमत पर हंस रहे हैं। तो मामला यह है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जिसने आइन का भी हलफ 3 बार उठाया है, वो इस निज़ाम, इस आइन, इस कानून का मजाक बना रहे हैं, वो बैठे लंदन में। लेकिन मामला यह है कि उसके बाद भी एक मुजरिम की हैसियत से वो अपने इलाज के लिए गए, लेकिन वहां पर बैठकर वो पाकिस्तान के इदारों पर जिस तरह से दुश्मन तराजी कर रहे हैं, जिस तरह से बात की जा रही है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई रियासत या हुकूमत नहीं कर पा रही। तो क्या वजह है? आज हम इस पर भी बात करेंगे। और मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद आज अपोजिशन का इजलास और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून की हिकमत अमली और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है तमाम अपोजिशन जमातों की, वो अगले आने वाले दिनों में क्या कर सकती है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सहाफ़ी तजज़ियाकार इनके पर्सन पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मामलात के हवाले से। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स सुने, बड़े सख्त रिमार्क्स थे और निज़ाम के हवाले से, हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की। तो क्या मतलब सर, एक मुजरिम जेल से चला जाए और जाने के बाद वो बाहर बैठा हुआ इस निज़ाम का मजाक उड़ाता रहे? इतना कानून, इतनी हुकूमत, इतनी रियासत बेबस है कि उसका कुछ बिगाड़ ही ना सके फिर? मुदस्सर, मजाक तो उड़ना था और उड़ाया जा रहा है और उड़ाता जाएगा। आपने जाने क्यों दिया? जिसने भी जाने दिया, जिसने भी इजाज़त दी, उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। अब आप उसको देख लो कि उसका मजाक उड़ेगा, आपके सिस्टम का मजाक उड़ेगा। अगर हमारे जज साहब कहते हैं कि वो मजाक उड़ गया है, तो फिर आप लेजिस्लेचर को चेंज करें। आपने पहले पूरी कोशिश की बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वापस बुलाने की, आपने आसिफ ज़रदारी को कोशिश की, आपने जनरल मुशर्रफ को कोशिश की, आपने हर लीडर जो बाहर चला गया था, जाम सादिक अली, आप जिसका मर्ज़ी नाम ले लो, आपने पूरी कोशिश की है। आपके पास एक लकूना है, उस लकूना को तो या ठीक करो, लेकिन बाद में वो जो अंग्रेज़ी की कहानी है या कहावत है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो आपने किया है तो फिर अपने कानूनों को चेंज करो। कानून को चेंज करता कोई नहीं है। आज कोई नैब के पीछे पड़ जाता है। भाई, आपके पास जब वक्त था आप नैब का लॉ चेंज कर देते। अब आप ड्रैकोनियन कहते हो, पहले ड्रैकोनियन क्यों नहीं था? क्योंकि आपको सूट करता था। आज रिवर्स चला गया है, अब आपको सूट नहीं करता है, अब नैब को आप गालियां दे सकते हो। सो द क्वेश्चन अराइजेज, हमने अपनी लेजिस्लेशन और या लेजिस्लेचर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और आज एंड में सारे मिल के आप अपने सिस्टम्स को गालियां निकालते हैं। उसके गालियां निकालने के अलावा फिर आप अपने सिस्टम्स को चेंज कर देते हैं। एक आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिलता है। पहले डीसी सिस्टम था, आप नाज़िम ले आते हैं। आपको वहाँ नहीं सूट किया, आप उसके बाद डीसी सिस्टम फिर लेके आ गए। आपको लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस ठीक नहीं सूट हुए, आपने वो चेंज कर दिए। तो आप कर क्या रहे हैं इस आवाम के साथ? आप पिंग पोंग खेल रहे हैं और ये पिंग पोंग और पॉलिटिकल शटलकॉक्स जो हैं इस मुल्क के खराब कर रही हैं। बाद में कहना कि जी वो मजाक उड़ा रहे हैं, भाई आप मजाक खुद उड़वा रहे हैं क्योंकि आपने अपने लॉज ही नहीं चेंज किए। आपको पता है कि हमारा जो भी आदमी, जिस पे भी आप रॉन्ग राइट व्हाटएवर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर अगला आदमी एक लकूने का फायदा उठाता है। हर एक ने फायदा उठाया। तो मीर साहब, तो अब तस्लीम कर लिया जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, बाहर बैठेंगे, वो इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे, इदारों को निशाना बनाते रहेंगे और हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी फिर? देखें, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता सकता हूँ। नंबर 1, आपके पास ब्रिटेन और पाकिस्तान के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ के किसी बच्चे को उठा के ले आओ, यहाँ से किसी बच्चे को उठा के वहाँ ले आओ। वो डेम जॉस बटलर ने ये हमारे हाई कोर्ट के साथ ये फैसला किया था और एक प्रोटोकॉल साइन। दैट इज़ द ओनली प्रोटोकॉल। उसके अलावा देयर इज़ नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कि जिसके तहत आप किसी को पकड़ के ला सकते हैं। क्या आप जिन जिन के नाम लिए आप लाएं उनको पकड़ के? बिल्कुल नहीं ला सकते आप यहाँ आपने देखना है कि हमारे जो अपने निज़ाम है,
एक उसके अंदर हम एक एवेन्यू या पहलू उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं, वो है ह्यूमन राइट्स। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी प्ली होगी वहाँ, जो कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो बैठी हुई है बरतानिया में और यूरोप में और पूरी दुनिया के अंदर, वो साइड करेगी। वो कहेगा जी मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, वो जी मेरे साथ ज्यादती होगी, ये होगी। अब गलत है, झूठ है, उन्होंने वो प्ली लेनी है और उस प्ली के तहत कोई भी गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। अब यहाँ ज़रूरी है एक फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि ब्रिटिश के होम ऑफिस को देंगे और होम ऑफिस को पूरा अपना ये मुद्दत बताएंगे कि जी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी। हाँ, ये एक मुदस्सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के डॉक्टर्स पे तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अब आपकी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जी आप इस हिस्से से अपने कोविड टेस्ट कराएं, किसी ने कहा कि इस हिस्से से कराएं, क्योंकि मिसट्रस्ट है। आप में यूनिफॉर्मिटी यहाँ भी नहीं है। अब एक चीज़ हो सकती है, होम ऑफिस जो उनके जो डॉक्टर्स हैं हाल स्ट्रीट पे या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे वो रिपोर्ट्स मांगेंगे क्या भाई इनकी वाकई ये हालत है या नहीं है। फिर उसके बाद आई डोंट नो कि फैसला हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अगेन अब वो उसी पे वहाँ भी लीगैलिटी आ जाएगी कि आप किस तरह डिपोर्ट करेंगे। आपने वो अबू हमजा के साथ देख लिया, आपने उमर बकरी के साथ देख लिया, दो निहायत सबसे बड़े टेररिस्ट दहशतगर्द, उनको उठा के ले गए थे अमेरिकन CIA, क्योंकि वो एक और सिचुएशन थी, लेकिन वहाँ भी एक्सट्रेडिशन नहीं हुई। एक को सीरिया ले गए, एक को अमेरिका ले गए गुआंतानामो में। लेकिन हम यहाँ एक मैं समझता हूँ डायलेमा के अंदर है, और इस डायलेमा को जैसे आपने देखा कि अभी बताया कि CEC की मीटिंग हुई है। यस, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर को डिफेंड करेगी, इसका राइट बनता है, हर पार्टी का बनता है, लेकिन यहाँ एक लकूना है और इस लकूना को ओवरकम करने के लिए कुछ आसान काम नहीं होगा। अच्छा मीर साहब, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब पहले डील करके बाहर चले गए थे 99 के बाद, और अब बकौल अदालती रिमार्क्स जो है वो धोखा देकर बाहर गए, तो क्या नवाज शरीफ अब भी फिर किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं कि जैसे कोई NRO हुआ वो वापस आ गए, फिर हुकूमत का हिस्सा हो गए, वज़ीर आज़म बन गए, अब भी उनको ये लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है अगले आने वाले सालों में, तो इसलिए वो खुलकर बोल भी रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं और उनकी पार्टी यहाँ चल भी रही है, तो अगले आने वाले दिनों में फिर ऐसा कोई मुआवजा, ऐसी कोई NRO, ऐसी कोई तरतीब हो जाए कि मियाँ साहब वापस आ जाए? देखें, ये एक वॉर है जो कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी लड़ रहे हैं, जरदारी अपनी लड़ रहे हैं, ये नैबज़दा जो लोग हैं ये अपनी लड़ रहे हैं, लेकिन ये बैटल बाय बैटल चले। जिस आदमी को पकड़ लिया आपने तो वो उसका पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो वहाँ से निकल जाए एंड एक और एक जगह इस्टेब्लिश हो जाए जहाँ के वो अपनी एक जंग लड़ सकते हैं। अब ये नवाज शरीफ की ये स्ट्रैटेजी आना उन्होंने है। मैं इन तीनों के साथ वापस आया हूँ पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आना इन्होंने था, आए तीनों आए, उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन दे वांट टू कम बैक। और वहाँ भी मैंने तीनों का जो इंटरव्यू किया था उन तीनों ने मुझे कहा कि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमने कोई पैसा नहीं खाया, हमने कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं की, आके किया। शहबाज तो एक दफ़ा मेरे साथ जब आए तो जब लाहौर एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, टेलीविज़न उसका पूरा इंटरव्यू, उसने कहा मुझे जो मर्जी मुझे पकड़ के मार दो लेकिन मैं जाके फेस करूँगा। फेस क्या किया आपने? उठा के उनको डिपोर्ट कर दिया दोबारा। यही नवाज शरीफ जब रावल लाउंज में आए उन्होंने कहा जी मुझे ट्राई करो, मुझे तो पता नहीं कहाँ मुझे भेजना है, क्या मुझे अडाला भेजेंगे, क्या मुझे अटक भेजेंगे, क्या होगा? वो पकड़ के जहाज़ में वापस भेज दिया। अब जो सिचुएशन है मैं समझता हूँ नवाज शरीफ थक गए हैं। ये थक इसलिए गए हैं क्योंकि इतने पुराने केसेस जो इन पे चल रहे हैं, इनको पता है कि इनके सामने जब तक या तो इनकी पार्लियामेंट में एक आप कह लो कि एक नुमाइंदगी 2/3 से ज़्यादा नहीं होती है। आई डोंट थिंक ही विल कम। एक तो उनका हेल्थ का इशू है 1, 2 दूसरा ही फील्स कि जी उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब एक उनके पास एक विंडो थी जिस विंडो के तहत जो मर्जी आप विंडो को आप बैठ के वो कह लो कि मजाक उड़ा रहे हैं या वो कह रहे हैं इस डील या उस डील के तहत चले गए, वो चले गए। जो पहली डील हुई थी उसमें उन्होंने अपनी जान बचाई थी बिकॉज वो ट्रीजनेबल एक्ट था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ट्रीजनेबल एक्ट को उन्होंने अपना यही सोचा था कि उनको फांसी हो जाएगी, जो कि उन्होंने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा सबको कहा है, लेकिन चले गए। 7 साल की डील थी हरीरी के साथ और गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को पता नहीं था, निकल गए। वापसी में आकर उन्होंने कहा डील 10 साल की नहीं थी, 7 साल की। ऑल राइट ना, इस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त उनकी जान की थी, आज उनकी जान की दूसरी तरीके के साथ है। ये तो एक तो मुझे पता है कि उनके दिल के अंदर एक फिब्रिलेटर लगा हुआ है जो कि बेसिकली उनके हार्ट को पेस करता है। इनके हार्ट का
जो ये बताते क्यों नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आती है। इनके डॉक्टर्स को चाहिए लोगों को बताएं कि इनके हार्ट में पेस मेकर लगा, इनकी इरेगुलर हार्ट बीट है। ये तो फैक्ट है, आई नो इट, बिकॉज इनके पर्सनल डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है, डॉक्टर तुसी ने। अब क्वेश्चन अराइजेज कि ये बताते कोई नहीं, हर चीज़ को पॉलिटिकल एक ये गेम्समैनशिप पे लेके चलते, ये नहीं है। या तो उनको लेके आए कि हाँ जी ट्रायल को फेस करें और यू नो गेट ऑन विद इट, और एक आपका निज़ाम चले, सिस्टम चले। नहीं लाना है तो ये जो आप और मैं बहस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सम कंस्ट्रक्शन डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, हम इसी डिस्कशन पे आप कह लो कि वे ले हो जाएंगे और हम अवाम की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो और इस वक्त जो है वो हुकूमत हो या ऑपोजिशन, वो अवाम की बात से ज्यादा सारे का सारा रुख इधर ही चल रहा है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, मदरी का ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे एक और मामला जो भारत में हुआ है बाबरी मस्जिद में फैसले के हवाले से, उस पर बात होगी। मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मकरू चेहरा भारत का पूरी दुनिया देख चुकी है कश्मीर के मामले के हवाले से, लेकिन अपने ही मुल्क में जिस तरह से अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है वो भी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 दिन की ये पहली रिपोर्ट है कि उनके दफातर को अपने दफातर को बंद करना पड़ा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई रसाई वहां पर नहीं दी जा रही होती। बहुत कम आवाज़ें हैं भारत में उन लोगों की जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, जो वहाँ पर अक़लियतों के हुकूक की बात करते हैं। लेकिन मामला यह है कि सबसे बड़ी जमात बीजेपी इस वक्त हुकूमत में है, और इस हुकूमत में होने के बाद वो तमाम तर फैसले भी उन्हीं के हक में नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से शहीद किया गया, केस 26 साल तक चलता रहा और आज ये फैसला सामने आया है। तमाम के तमाम 32 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये सोची समझी साजिश नहीं है, और जितने भी वीडियो एविडेंस थे उन तमाम को भी झुठला दिया गया है। आज अदालत में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद है। मीर साहब, पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा कि बीजेपी के, आरएसएस के वो तमाम लोग मौजूद थे जो इस सारे अमल में थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। केस चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, अदालत में प्रोसिक्यूशन करने वाले, तमाम तर चीज़ें आज धुल के साफ हो गई कि सोची समझी साजिश नहीं थी, और ये एक साने को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। इंसाफ का खून है वहां पर। अक़लियतें जो करोड़ों की तादाद में हैं, उनके लिए भी आज एक जुल्म का, ज्यादती का दिन नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ को डिटर्मिन कर लें इस जजमेंट के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं रही है बल्कि प्रोस्टिट्यूशन बन गई है। क्योंकि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, हम ये पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं जी कि इसको मिलिट्री रन करती है उसको, और भाई आज आपकी मिलिट्री ही रन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल जुंटा। ये जो आरएसएस है, इसने जो हरकत की है और जो कर रही है, जो आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ इंडिया को, हिंदुस्तान को अब डेमोक्रेसी कहने का कोई हक नहीं रहा। क्योंकि जितनी ये अक़लियतों की नाइंसाफ़ी करते हैं, ये मीज़ू ले लो, नागा ले लो, तामील ले लो, खालिस्तान ले लो, आप जो ये त्रिपुरा ले लो, कहीं भी आप जिसकी बात करो हर जगह ये कर रहे हैं। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट जो कि एक थोड़ी सी एक ये रोशनी विंडो मिलती है थ्रू पाकिस्तान, और वो है कश्मीर का इशू। अब यहाँ इन्होंने जो किया है, आपके सामने हिंदुत्व और आपने सामने वो चीज़ आप देख रहे हो कि जो अमेरिकनों ने और ऑस्ट्रेलियंस ने पिछली सदियों के अंदर एबोरिजिनी के साथ किया, और इसने अमेरिकना ने इन्होंने किया किसके साथ, रेड इंडियंस के साथ। ये जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर। ये कश्मीर के अंदर आपने देख लिया जो जेनोसाइड हुआ है। आज आपने बाबरी मस्जिद का देख लिया, और भाई इतना बड़ा एक सानिया हुआ है, और आप देखो कि ये दुनिया इस पर कोई बात नहीं कर रही। और पर्टिकुलरली वो ममालिक जो सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं टू दिस, मैं कहता हूँ दिस क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर, खुदा की कसम। क्योंकि इसका मैं आज आपको बताता हूँ, 2006 में जब ये चीफ मिनिस्टर था, मैंने 6 आदमियों का इंटरव्यू किया गुजरात से। अगले दिन आए, आप पूछ रहे कि जिस चैनल पे मैं था वहाँ अगले दिन 3 आदमियों को मार दिया जो कि हमारे चैनल पे आए थे। 3 आदमियों को मार दिया। ये वो दहशतगर्द है वो।
गुजरात से जिन्होंने हमें बताया था कि मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। हम रोएंगे, अफसोस इज़हार करेंगे, मजम्मत करेंगे। हमें चाहिए हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगवाओ, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपने हर किस्म की आपने जहालत, और यार कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह है जहां हमारे साथ ही मजीद बात करते हैं। साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई जयकार, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। 26 साल केस चलने के बाद आज जब फैसला हुआ बाबरी मस्जिद का कि ये सोची समझी साजिश ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की कोर्ट्स, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के भी जो अहकाम वो भी आपके सामने, कश्मीर के हवाले से, बाबरी मस्जिद के हवाले से, और आज ये लखनऊ की अदालत के जो फैसला है, इंसाफ का कत्ल, वहाँ मुसलमानों का ये जज्बात का कत्ल है, और खुल्लम खुल्ला कोई पूछने वाला नहीं है कि वहाँ 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात किस तरह से कुचले जाएं एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद। तो इसका मतलब है कि अब जो मोदी हुकूमत है वो तमाम तर अमल, चाहे वो अदालतों से हो, पार्लियामान से हो, वो अपनी फौज के जरिए हो, वो कर लेगी और कोई पूछने वाला ना होगा। अब ये तो चीजें बहुत बात ऐसी चीज जो होती है जिनके बारे में एक ही सेंटेंस कहा जाता है, और वो कहते हैं देयर आर सम राइटिंग्स ऑन द वॉल। तो ये तो राइटिंग्स ऑन द वॉल है। तो भारत जो है दहशतगर्दी की, बदमाशी की, बर्बदियत की जी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहेगा इस प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद आने वाले फैसले के हवाले से कि आज 25 करोड़ मुसलमान जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के सानिया पेश आया था, उस वक्त ये वादा हुकूमत की जानिब से किया गया कि फौरी तौर पर कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। आज वो तमाम के तमाम मुल्जिमान, एल.के. अडवाणी से लेकर आज तमाम लोग जो हैं वो बरी हो गए और बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस साने में कोई एविडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ये कहा जाए कि ये तमाम तर अमल सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भारत के उस रवैये के हवाले से कि जो वहाँ आ रहे हैं। न सिर्फ ये मामला है, आप बता रहे हैं कि जब वज़ीर आला थे, हम मुसलसल देख रहे हैं पिछले साल अगस्त से लेकर साहब कि चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो अकलियतें हैं, मुसलमान तो शायद सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन हो गई हैं। बाकी दलितों के साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बावजूद जो सैंक्शंस की आप बात कर रहे हैं वो करवा क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो क्यों नहीं प्रेशराइज करती हैं भारत को? जी मीर साहब आप सुन सकते हैं सर? जी मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अब आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाइज़्ज़त। मैं समझता हूँ ये एक तो ने एक फ़ैसला किया है जिनको बाइज़्ज़त किया है। ये बहुत बड़े बग़ैरत कोर्ट्स होंगे ये, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि हिंदुस्तान में इंसाफ है, लेकिन आज आपके सामने इंसाफ पता चल गया है कि कोई इंसाफ नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं ब्लेम शायद कोर्ट्स को भी ना करूं, मैं ब्लेम इस आरएसएस को करूंगा कि जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर से इन्होंने ये किया है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक दहशतगर्दी की, एक मजहबी इदारे को गिराया और ख़राब किया। तो अगर उसको सपोर्ट कोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी जो रियासत है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको हम जमहूरी रियासत कहते हैं, वो आज उसने अपने आप को बिल्कुल -0 कर दिया है कि वो एक रियासत नहीं है, बट एक दहशतगर्द रियासत है। ये स्टेट टेररिज्म है जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया है थ्रू इंटेलेक्चुअल मीन्स। सो आज आप इसको तो डिसमिस कर दें। बाकी बात आती है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मैं तो एक ही बात करूँगा, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत नारे लगाते हैं उम्मा की, मुसलमानों की। मुझे अफसोस होता है कि कोई मुसलमान कश्मीर के ऊपर तो बात नहीं करता, बल्कि उस दहशतगर्द मुल्क के साथ ट्रेड कर लेता है, बिजनेस कर लेता है, अपने दूसरे जो उनके जो रिलेशंस हैं उनको बढ़ा लेता है। लेकिन उस खित्ते के अंदर उन्हीं के, चलो बहन भाई कह लो, अगर तो हम मुसलमानों को बहन भाई दुनिया के लिए कहते हैं तो उनके लिए तो आंखें बंद कर लेता है वो। एक तो ये मिडल ईस्ट है। दूसरा आपका जो, आप अगर आप वेस्ट में चले जाते हो,
मुझे तो हैरान है कि ये यूरोपियन यूनियन या कांग्रेस या ब्रिटिश पार्लियामेंट ये इसको कंडेम क्यों नहीं करती जो कश्मीर के अंदर होता है। हालांकि इनकी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गई हैं, जो पाकिस्तान में भी आए थे, अगर आपको याद हो, कोई 5-6 महीने पहले, लेकिन पाकिस्तान इनको एंटरटेन कर लेता है, हिंदुस्तान उनको कश्मीर में घुसने नहीं देता। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स की वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं जा सकते। हम कहते हैं भाई लेके आओ, हम तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। ये दुनिया क्या चाहती है मुझे बताओ, ये हिंदुस्तान के पास ऐसी क्या चीज़ है? ठीक है, माना सुपर पावर है, माना बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, माना इनके इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, आपने पाकिस्तान के अंदर बात की अक़लियतों की, और इंडिया के अंदर तो डेली अक़लियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है और जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये दुनिया क्यों नहीं उस पर बात करती है? मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ को ये नहीं करना चाहिए कि आज एक कोर्ट का केस आया, वो आर्टिकल 370 या जो दूसरे आर्टिकल्स आ जाते हैं तो हम फिर बात करते हैं। नो, हमें कंसिस्टेंटली, परमानेंटली और पॉजिटिवली अपनी जो आवाज़ है इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जानी चाहिए। मीर साहब, फिर हम इस मामले में कमज़ोर हैं कि हम परमानेंटली इन चीज़ों को उस तरह से पूरा केस बनाकर वो लेके नहीं जाते हैं। दुनिया के सफारत खाने हैं पाकिस्तान के जो हैं, जो हाई कमीशन हैं, वो उस तरह से चीज़ों को लेकर नहीं आगे आते। ब्रिगेडियर ज़नफर साहब ने हमें ज्वाइन किया दोबारा से। ब्रिगेडियर साहब, बहुत आपके वक्त का। सर, ये जो फैसला है आपके सामने दिल खून के आंसू हो रहा है कि खुली एक दहशत गर्दी थी जो बाबरी मस्जिद पर की गई, और आज का जो फैसला है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो बहुत कुछ कहते रहे हैं और उसके भारत के चेहरे को सही तरीके से आप भी और बहुत सारे लोग दिखाते रहे। चले, हम तो पाकिस्तान में रह के कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को लेवल पे लेके जाएं तो वेस्टर्न कंट्री को भी सपोर्ट करते, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की राइटिंग देखें। और अभी बड़ी लेटेस्ट अभी एक नॉम चॉम्स्की का जो भी आर्टिकल आया है, जहाँ उन्होंने इंडिया के चेहरे को बेनकाब किया और वहाँ कहा है कि वहाँ पे हिंदुत्व और हिंदू राज जो है वो कायम करने की जो कोशिश की जा रही है, और उसके अंदर इंसानी इक़्तिदार को बहुत बुरे तरीके से पामाल किया जा रहा है। अब ये बाबरी मस्जिद का इससे पहले भी आपको याद है फैसला आया था, उससे पहले आपने देखा कि वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जिस तरह चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। बहुत हुआ था, आपके जहन में होगा ट्रिपल बॉम्बिंग और ये बहुत सारे मैलागांव ब्लास्ट वगैरह थे। उसके अंदर जो एक असामी को पड़ा था, असामी थे जो उनके स्वामी थे, स्वामी असीमान को, उनका इंडिया के मैगजीन ने, इंडिया टुडे उठा के देख लें, वहाँ पर उनका क्या होता है। उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर हिंदू दहशतगर्द जिनका ताल्लुक आरएसएस से, हिंदुत्व से, वीएचपी से, और ये जो अपना इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिन्होंने यहाँ तक के नारे लगाए हैं कि बेटी बचाओ बहू लाओ, यानी मुसलमानों की औरतों को मजबूर करके हिंदू लड़कों से शादी करवाओ, ये तंजीमें बन गई हैं। तो जिस मुल्क का जनाज़ा का जनाजा निकला हो, जिस मुल्क में कानून का, जिस मुल्क में सिविल सोसाइटी पे जुल्म हो रहा हो, जिस मुल्क में पिछले दिनों पुलवामा को जो हादसा हुआ था जिसमें हिंदू फौजी मारे गए थे, उसके ऊपर हिंदुस्तान के लोगों ने कहा, वहां पे एक तराना पड़ा कि ये बाहर से किसी ने नहीं किया, ये अपने ही लोगों की कार्रवाई है। पर उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो लीक आई जिसके अंदर आरएसएस का अमित शाह जो है वो दहशतगर्दों को कह रहा है कि यार एक ऐसा ब्लास्ट करो जिसके अंदर हम इलेक्शन जीत सके। तो ये जो दहशतगर्द क़यादत जो ऊपर बैठी हुई है, जो जलालत की कमी कहाँ तक पहुंची हुई है, उसने तमाम अदारों से तमाम कर दिया। उनकी फौज के अंदर सियासत देख वो जो उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाया बिपिन रावत को, उसकी से स्टेटमेंट उठा के देख लें। अभी उनके एक एक्स चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत के अंदर का भी जनाजा निकला हुआ है। उन्होंने कहा जी कौन कहता है कि गाय का गोश्त नहीं खाया जाता है, मैं तो गाय का गोश्त खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे गाय के गोश्त पे लिंचिंग होती है, गाय के पेशाब पे लिंचिंग होती है। उसको यहाँ तक कहा गया कि पी लो तो कोरोना नहीं होगा, और आज कोरोना सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। वो कि या तो गाय का पेशाब कम हो गया है, या वो गाय मर गई है वहाँ पे, या उन्होंने पेशाब पीना बंद कर दिया। तो जहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म का ये हाल हो, यहाँ पे सोच का ये हाल हो कि आपने मजहब को जो है वो बुनियादी चीजों के ऊपर दबाव करके लोगों की जो आजादी है, अपने लोगों की आजादी को सल्ब कर रहे हैं, तो वहाँ अदालत किस तरह न्यूट्रल रह सकती है? कोर्ट बिकी हुई है आरएसएस के हाथों।
और उसके लिए हुकूमत से लेकर इदारा जो है वो आरएसएस के दबाव में भी और बिकने के भी मामला वो वाजे आज के केस से भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ, भाई तजकार और पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों अहबाब का प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।